टीवी ने इस देश की अर्जित जो मीडिया है उस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। और आज आप वोट के नशे में हैं, उनकी कुर्सी के नशे में हैं, रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल बाद मेरी हर बात को पलट कर देखेंगे कि कोई कह रहा था कि सामने हत्यारा है और आप उसे गले लगा रहे थे। ये हुआ आपके देश में 800-900 चैनलों को लगाकर। तभी मैंने कहा था कि आप टीवी मत देखिए। रवीश कुमार और ध्रुव राठी देश के लिए बहुत अच्छे से काम किया था और पूरा देश और डेमोक्रेसी बचाने के लिए अंत तक प्रयास किया। रवीश कुमार ने भी प्रयास किया और ध्रुव राठी ने भी किया। रवीश कुमार ने क्या बोला? नाम लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस से लेकर कोर्ट तक वो खत्म हो चुके हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अब उस मीडिया के जरिए इस देश को बदलने का काम किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है, पेड़ से नहीं टपका था। 100 साल लड़े थे हम। जब बाहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम सिख के तीनों के आपसी दंगे चल रहे थे, तब संविधान सभा में लोग बैठकर अपनी अकल लगा रहे थे कि हमें उस हिंसा से प्रभावित नहीं होनी है। एक ऐसा संविधान बनाना है जो आगे चलकर लोगों के जहन पर तर्क को कायम करेगा। और ये एक ऐसी राजनीति बना रहे थे जो तर्क पर आपकी भावनाओं को कायम करे। इसीलिए 24 घंटा चला। और उसका नुकसान क्या हुआ? तो टेलीविजन के जरिए, और ये मैं मजाक में नहीं कहता हूं नीलांजना जी, टीवी ने इस देश की अर्जित जो मीडिया है उस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। और आज आप वोट के नशे में हैं, उनकी कुर्सी के नशे में हैं, रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल बाद मेरी हर बात को पलट कर देखेंगे कि कोई कह रहा था कि सामने हत्यारा है और आप उसे गले लगा रहे थे। ये हुआ आपके देश में। एक बात ध्यान देने के लायक है। 800-900 चैनलों को लगाकर। तभी मैंने कहा था कि आप टीवी मत देखिए। इससे आसान तरीके से आप इस सरजमी की सेवा कर ही नहीं सकते थे। अपने घर में टीवी बंद करके शाम को पार्क में चले जाइए, डायबिटीज का भी समाधान हो जाएगा, बीपी का भी समाधान हो जाएगा, आप खुश नजर आएंगे। लेकिन टीवी ने आपको बीमार कर दिया, सूचनाएं गायब कर दी गई। वो इसलिए कर रहा था कि उससे ये कोशिश थी कि आपको सिटीजन नहीं बनने देना है, क्योंकि आप बन रहे थे और उस बनने की प्रक्रिया में चले थे। तभी तो रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर गए थे ना, उसके पहले तो आप नहीं जाते थे। तो आप उस रास्ते पे चल रहे थे। तो नागरिकता की जो पहचान है वो एक दिन में 10 साल में नहीं हासिल होगी, बहुत जमाने लगेंगे उस पहचान को लाने में, जो हमने उसके लिए कभी मेहनत नहीं की। और उस मेहनत को खत्म करने के लिए, जनता को भीड़ में बदलने के लिए टीवी का इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जब उस भीड़ में औरतें बोलने लगीं तो समझ में नहीं आया कि कैसे डील करें। तब वो कह रहे हैं हमें माध्यमों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब अक्षय कुमार इंटरव्यू नहीं करेंगे, प्रसून जोशी ये इंटरव्यू नहीं करेंगे कि ये फकीरी। Where did you get this, boss? That fakiri is amazing. Nobody got this, and you found it, fakiri. Oh my God, my. Here we are sitting in London, and we found fakiri. Let's have fakiri tonight. Let's hit the floor, let's dance. We have got the fakiri. ये उस गायक ने लिखा जिसको पैसे और शोहरत की कमी नहीं थी। बिकता वही है जिसका खजाना ज्यादा भरा रहता है। तो ऐसे लोग, ऐसे मीडिया आप एंकर के जरिए देख रहे हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट था कि मालिकों को पहले कब्जे में लेकर, जो भूत प्रेत का मीडिया कर रहा था, वो इस तरह का टेलीविजन का सेटअप आपके सामने खड़ा कर दिया गया। अब आप पागलों की इस तरह बैठ रहे हैं। आपको ना ये देश पहचाना जा रहा है, ना लोग पहचाने जा रहे हैं। लग रहा है कि सामने वाला आ जाएगा, तू मार देगा, वो व्हाट्सएप में लिख दिया है मत निकलो, लगता है वहां पे तुम्हें मारने आ जाएंगे। हर जगह ये मारने की फोर्स स्टेशन है क्या? ये रैपिड एक्शन फोर्स बना रखा है क्या आपने? जब हर जगह जाके कहीं पीट दीजिए। देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा था, आप समझ नहीं रहे थे इस बात को। जब अलवर में पहलू खान को मारा गया
और जब बुलंदशहर में सुबोध सिंह को मारा गया तो सिंपल हिसाब हिंदू मुसलमान में ही समझा देता हूं। 2 लोगों को मारने के लिए 100 हिंदू परिवारों के लोग गए थे। जिन हिंदू परिवारों को हिंदुत्व के नाम पे आप आगे ले जा रहे थे, उन्हें बनाना था डॉक्टर, नौजवानों को बनाने लगे आप क्या? पहलू खान, तबरेज, सुबोध कुमार सिंह का हत्यारा। तो आपके घरों के बच्चे हत्यारे में ना बदलें, इसलिए बोलने आया था कि इसको बंद कर दो। इसके बगैर भी आप उन्हें पसंद कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको अच्छा लगेगा पसंद करके, क्योंकि जब भी ये बात होती है एक फोन आता है, बोलने से क्या होगा, इस बार उन्हें 400 सीट आ जाएगी, 545 आ जाए, उससे क्या होगा? हम उनके सीटों को हराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि आप उनसे दूर चले जाइए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये जो चीज है हिंदू मुसलमान की, वो अब बहुत हो गया, इसको अब दूर कीजिए, यहां से नहीं चल सकता इस देश में। अब ये हमारे घर के लड़के बर्बाद हो जाएंगे, आपके ही घर के लड़के बर्बाद होंगे। जो दिन भर व्हाट्सएप पे चलेगा, उसको लगेगा कि एंटाइटलमेंट मेरा इतना है कि सड़क पर 5 रुपए की लड़ाई में कोई अमर किसी अकबर को मार आएगा। जिस अमर को आपने बहुत प्यार से बड़ा किया होगा, अच्छा बेटा बनेगा, वह हत्यारा बनकर किसी दिन घर लौटेगा। पुलिस और टीवी तो बचा लेगी उसको, लेकिन आपको भी जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा हत्यारा हो गया है। इसलिए बहुत जरूरी था कि ये सामने से बोल दो, माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। आप जिसको 400 सीट देना है, 800 सीट देनी है, आप देते रहिए, आपका प्यार है, आपका दिल है, आप जानो। लेकिन आप इस दुकानदारी को बंद करो अभी। आप इसको तुरंत, इसको इस साल, इस महीने इसको अब बंद कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा बसंत का मौसम आ रहा है, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा तो एंजॉय भी कीजिए। कितना लड़ेंगे हम किससे? हमने 84 भी देखे, हमने 2002 भी देखे, हमने भागलपुर भी देखे, अब हम और नहीं देखना चाहते हैं। छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। हमारी अदालतों में इतना दम नहीं था, पुलिस में इतना दम नहीं था कि उसकी वो संस्थाएं हम बनाए नहीं। अगर हम नागरिक होते तो हम इंस्टीट्यूशन बनाते और उस इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलता, वो भी नहीं मिला। ना 2002 का मिला, ना 1984 का मिला, ना 1990 का मिला, किसी को नहीं मिला। कश्मीरी पंडित को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और सब अपने अपने जख्मों को लेकर घूम रहे हैं, आहत लोग, घायल लोग घूम रहे हैं। कोई उनको गले लगाने वाला नहीं है, कोई उनको लिपटा कर बोलने वाला नहीं है कि आओ हम तुम्हारे जख्मों को भरेंगे। जिसे देखिए वही किसी ना किसी के बहाने किसी के जख्मों को हरा कर रहा है। मत होने दीजिए, वरना बसंत के कई मौसम में गुजर जाएंगे, आपको लगेगा कि यह सूखा इतना लंबा क्यों चल गया। आपकी जिंदगी के अच्छे साल चले जाएंगे, अच्छी रात, अच्छी शाम चली जाएगी, आपकी अच्छी सुबह चली जाएगी। उन्हीं से कहिएगा इस बार जब आएंगे, हमने तुम्हारे 25 लाख के कपड़े देखे थे, अब प्लीज अब आप कपड़े मत पहचानो, छोड़ दो, अब आप छोड़ दो। अब हमारा वोट चाहिए ना, हम देते हैं वोट आपको, लो वोट, लेकिन बदले में चोट मत दो किसी को मत दो कि किसी को तकलीफ हो जाए। आपको सिर्फ मुसलमान नजर आया उन लड़कियों में जो अकेली बड़बड़ा रही हैं, इस मुल्क से बात कर रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, नज़में लिख रही हैं। ये हालत आप किसी को कर सकते हैं कि वो बैठ के बड़बड़ाने लगे और उन नज़मों, कविताओं और शेरों से बात करने लगे अपने मुल्क से, अपने हमवतनों से। शर्म आनी चाहिए। ये हाल कर दिया गया है लोगों ने। तो ये होना था, क्योंकि मैं देख रहा था कि इसकी मंजिल वहां तक है। अब वो नफरत उस मंजिल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, वो उससे आगे भी जाएगी। अगर आप अभी अपनी कुर्सियों से नहीं उठे, वो नफरत आपके घरों तक भी आने वाली है। याद रखिएगा, एक पहलू को मारने के लिए दर्जनों हिंदू लड़कों को हत्या का साझीदार बनाया था। इतना सा अगर आप हिसाब समझ लेंगे, आप इस नफरत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका ही कोई बेटा होगा, कोई हो सकता है ना। सुबोध कुमार सिंह को, पुलिस को देखिए कितनी गर्मी से बातें हो रही हैं आजकल पुलिस की यूपी में। उनके अपने पुलिस इंस्पेक्टर को, ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को घेर के मार दिया भीड़ ने, उसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ।
दिल्ली पुलिस की डीएसपी को आप डीसीपी को आप जरा जाके देख लीजिए 30 हजारी कोर्ट में क्या हुआ। मालूम नहीं जो रिवॉल्वर गायब हुई थी जो पिस्टल, वो मिली कि नहीं मिली, तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई थी। वकील पुलिस वालों को मार रहे थे, तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई दी थी। हम ही बात कर रहे थे। हफ्ता हफ्ता दिन अदालतें बंद रही थी इसी दिल्ली में, तब किसी को ट्रैफिक जैम नजर नहीं आया था। लेकिन अब अलग अलग, चूंकि आपको सिखा दिया गया कपड़े से पहचानना, इसीलिए आपको कपड़ा नजर आ रहा है। रवीश जी, एक प्रश्न इतिहास के बारे में और एक प्रश्न भविष्य के बारे में। हम जो देख रहे हैं, ये जो नागरिकता की प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहाँ पर भी आप जाओ ये देश में, डॉक्टर अंबेडकर, अशफाक, बिस्मिल, पुराने फ्रीडम फाइटर्स की जो याद उभर रही है और वापस आ रही है, इसके लिए काफ़ी हंगर है देश में। हम लोग अपने इतिहास से फिर से जुड़ के फिर से ये युद्ध, आज़ादी की युद्ध फिर से लड़ने चाहते हैं। और भविष्य के बारे में यदि आप देखो, जस्ट लास्ट वीक द विश्व लोकतंत्र रिपोर्ट वाज रिलीज्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम, I cannot tell you how bad I felt that my country had slipped so low down the rankings. There was a point of time where we were in the top 100, and now we are in the bottom 100, and there are only 50 countries lower than us as far as democracies are concerned. मतलब इसकी मतलब है कि हमारी लोकतंत्र स्टेबल नहीं है, हमारी लोकतंत्र अभी खतरे में है और बहुत गहरी खतरे में है। तो ये इतिहास से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। भविष्य की ओर यदि देखो, फिर सभी इंडिकेशंस में थोड़ी सी अंधेरा भी दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे जो शहीद थे आज़ादी की लड़ाई के, उन्होंने सिर्फ जान नहीं दी थी, वो इसलिए हमारे आदरणीय नहीं हैं। उन्होंने इस दुनिया के इतिहास में सबसे शानदार आज़ादी की लड़ाई की कहानियां दी हमें, एक से एक कहानियां। जलियांवाला बाग में आजकल वो दस्ताने जलियां में बताती हैं कि गोली खा 4 औरतों ने गोली खाई थी, एक हिंदू थी, एक मुसलमान थी, 2 सरदारन थी, है ना। तो उन लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं, हमको जाना पड़ता है उनके पास। जब भी अंधेरा ज़्यादा बड़ा होता है, हमें उनके पास जाना पड़ता है कि आप कौन लोग थे कि जो हमारे लिए इतनी आपने कुर्बानी दे गए। पर इतिहास की समझ भी गायब कर दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीविज़न के ज़रिए से। और हमारे देश में एक चीफ हिस्टोरियन हुए हैं, आपको पता है उनका नाम? अमित शाह जी। एक लाइन में हिस्ट्री बता जाते हैं, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बंटवारा किया। ये समझ बनाई जा रही है। ये क्या समझ है आपको पता है? ये मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट में बताता हूं। जब टेलीग्राफ आता है तो न्यूज़ की रफ्तार आदमी के चलने की रफ्तार से ज़्यादा हो जाती थी। पहले अगर आप जितनी देर में पहुंचते हैं समाचार पत्र के ऑफिस में, उतना ही वक्त किसी न्यूज़ के पहुंचने में लगता था। तो खबर आदमी के चाल के साथ पहुंचती थी। तो जब टेलीग्राफ आया तो खबरें हेडलाइन के संदर्भ में आदमी की चाल से तेज पहुंचने लगी। तो अब उसमें कॉन्टेक्स्ट गायब हो गया, संदर्भ गायब हो गया। एक हेडलाइन पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया, यही एक लाइन में जा सकता था। फिर फोटोग्राफ आया तो और कॉन्टेक्स्ट गायब हुआ। फिर टीवी आया। टीवी आने के कुछ साल बाद पहले तो अच्छे अच्छे विद्वान आए। आप जरा सा याद कीजिए कि पहले टेलीविजन चैनलों पर जब डिबेट होता था तो सारे पढ़े लिखे तो अब भी आते हैं, लेकिन तब जो आते थे वो अलग थे। विद्वान लोग आते थे, पार्टी के सीरियस प्रवक्ता, बड़े लीडर आते थे टीवी के डिबेट में। तो उस फॉर्मेट को लेजिटिमाइज किया गया कि हाँ ये बड़ा अच्छा, कोई न्यूज़ की जगह ये ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है, 2 पार्टियों की चाल ढाल और रीति नीति में समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन सब की जगह वो लोग ले आए जो डिबेट के दौरान किसी का कॉलर पकड़ लेते थे, कोई इस तरह से गाली गलौज की भाषा बोलने लगते थे। तो इस तरह की चीजें हुई तो पूरा संदर्भ गायब हो गया और रिपोर्टर का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया जो इंफॉर्मेशन लाता था। तो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। अब बच गया एंकर। एंकर एक मीम था शुरुआती, जो व्हाट्सएप पे मीम आता है ना, गुड मॉर्निंग वाला, 2 गुलाब के फूल और 1 कप चाय के साथ, वो फोटो वाला।
तो एंकर मीम बन गया, तो उसके नाम से शो चलने लगे। तो ये चला, कुछ दिनों तक चला। फिर जब ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ तो आप अमेरिका का ही देखिए, एंकर के इंडिविजुअल नाम से कितने पॉपुलर शो बने। बाद में इंडिया में भी वो शुरू हो गया। उसके बाद ये सब भूत प्रेत का किस्सा आता है और ये सारे इस तरह से प्रवक्ता टीवी पे आके लड़ने लगते हैं और आपको लगता है हाँ बड़ा जरूर है यार, ये सही कर रहा है, ये हिंदुओं को अब तो बता ही देना, मुसलमानों को कोई मौलाना बैठा हुआ है, भाड़े पे लाया गया है और वो लड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 24 घंटा चल रहा है, 24 घंटा इस देश में चल रहा है। लग रहा था कि लोग मतलब अभी तक जी कैसे रहे थे भाई, इतना सारा गुस्सा लेके। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट गायब कर दिया गया। अब इसमें सिर्फ एक लाइन की बात चलती थी कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये उस मीम का एक्सटेंशन था। अब वो एक्सटेंशन पता है कहां गया? टीवी, ट्विटर और फेसबुक में आया तो उसी तरह से एक एक लाइन में बोला गया। तो ये मीम और उसका एक तरह से ट्रांसफर, हमारी भाषा भी मीम की भाषा होती जा रही है। अब असली जो है आदमी अपने आप में मीम बन गया है। और पता है कहां नजर आ रहा है? टिकटॉक में। और वहां पे सारे दलों के नेता पहुंच गए। आप जाकर देखिए, आप सेंसलेस तरीके से वीडियो स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं। एक आदमी खड़ा है, उसको एक चाटा मारता है, राइट देखता है, तब तक लेफ्ट से चाटा पड़ जाता है। ये वही टीवी का एक एक्सटेंशन है, मीम बन गया है एक तरह से। तो हमने इंफॉर्मेशन को, सोसाइटी को खत्म कर दिया। गरीब देश हैं। आपके देश में नैक जो है, नेशनल एक्रीडेटिंग एजेंसी जो है, MHRD की, इसकी रिपोर्ट है 91% कॉलेज एवरेज और बिलो एवरेज हैं। बताइए, जब इतना खराब कॉलेजों का क्वालिटी होगा उनकी, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, हर धर्म में इस तरह के क्वालिटी के लोग पैदा होंगे ना। ये हुआ है। 91% कॉलेज जो हैं वो बिलो एवरेज और एवरेज के कॉलेज हैं। इतना बड़ा देश। और नौटंकी देखिए, बाहर जाकर हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, कॉलेज में ताला लगा के। भाई कैसे बन जाएंगे आप विश्व गुरु? आप बताइए ना, कितने लोगों को आप बाहर की यूनिवर्सिटी में भेज देंगे? तो ये हुआ हिस्ट्री के साथ। वो एक लाइन की हिस्ट्री बता देते हैं कि कांग्रेस ने बांट दिया। अब आप फोटो देखिए, बांटने की बहुत तरह की परिस्थितियां थी। इतिहास क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टीवी और पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो ये टिकटॉक की तरह पढ़ाया जाएगा और आप शाम को पार्क में जमा हो जाएंगे। आज वो बड़ा अच्छा, कांग्रेस ने गलत करा, ये नेहरू ने बांट दिया। और जिस मीटिंग में नेहरू के साथ सरदार पटेल बैठे हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं आप, ये हमारे एकता के प्रतीक हैं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं जो वो कह रहे हैं ये इन्होंने बांट दिया। तो ये कैसी कांग्रेस थी कि एक बांटने वाला था, एक जोड़ने वाला था? ऐसे हो सकता है क्या? तो उस इतिहास को हम कैसे समझें, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम नागरिक नहीं बनेंगे, गलत भी हुआ और सही चीजें भी हुई। इतना बड़ा देश का इतिहास है। बनारस पहुंच गए हमारे चीफ हिस्टोरियन / होम मिनिस्टर। उन्हें कहा गुप्त वंश का इतिहास थोड़ा सा लिखिए आप लोग। 225 महापुरुषों का इतिहास लिख दीजिए और 25 साम्राज्यों का इतिहास लिख दीजिए। कुंजी बता रहे थे बेसिकली। क्या हिस्ट्री राइटिंग ऐसी है? क्या ऐसी हो सकती है? जो मूल काम है वो छोड़कर आप वहां जा रहे हैं। जाइए, अच्छी बात है। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो बता दीजिए कहां कहां इतिहास में कितने शिक्षक खाली हैं। आप ही तो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, वो तो है नहीं। और कह रहे हैं हम ऐसा इतिहास लिखवाएंगे जो चिरंजीवी हो। ये आशीर्वाद कब से देने लगे? सौभाग्यवती हो, बाल बच्चे हो, चिरंजीवी हो, पोते हो, मतलब ये सब क्या है सर? तो कुछ तो लगाइए ना, हम तो सवाल करेंगे ना इस चीज को लेके कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये इतिहास की समझ टिकटॉक वाली समझ बनाई जा रही है और इस तरह की हिस्ट्री की समझ कोई चीफ हिस्टोरियन ही बना सकता है। कि आपके देश में, इस देश में कम से कम एक चीज की आप शिकायत नहीं कर सकते, यहां के हिस्टोरियन वर्ल्ड क्लास हिस्टोरियन हैं। दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान का एक अच्छा हिस्ट्री का प्रोफेसर मिलेगा आपको, जिसकी अपनी पहचान है। और वहां बोल रहे हैं कि गुप्त वंश की अवहेलना हुई है। अशोक पर नयनजोत लाहिड़ी ने किताब लिखी है। एक किताब लिखने के लिए 250, मैं बिब्लियोग्राफी चेक कर रहा था, यहां भी होगी वो किताब, देख लें। 250 रिपोर्ट और किताब की। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए। तो ये था हमारे इतिहास को लेकर। इसी वक्त ये समझ खराब की गई, क्योंकि हमको उस आजादी की लड़ाई के तमाम सुंदर अनुभवों से दूर ले जाना था। जो ले जाए गए, जो लोग ले जाए गए, जिनको लगता है कि इतिहास में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ।
नहीं हुआ तो आप क्या अच्छा कर रहे हैं, वही वही चीजें तो दोहराई जा रही हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम अपने हिस्ट्री को, अब बहुत जरूरी है कि समझें कैसे पढ़ना। कमियां जरूर हैं तो आप लिखिए, लिखिए, उसका सोर्स दीजिए। आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं लिखी गई हैं, जिस हिस्ट्री राइटिंग को पहले खत्म कर दिया गया लड़ाई से कि ये राजा महाराजा महापुरुषों का इतिहास नहीं होता, आम लोगों का इतिहास होता है, ये खेल समझिए। उस इतिहास के राइटिंग से वो आम लोगों को गायब कर देना चाहते हैं। आपके वर्तमान में आपको खड़ा करके आपके अतीत को गायब कर देना चाहते हैं और इतिहास को सिर्फ 25 महापुरुषों और साम्राज्यों का इतिहास बताना चाहते हैं। इस हिस्ट्री राइटिंग को दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है? आप भेजेंगे अपने बच्चों को ऐसे जगह पर पढ़ने के लिए? तो फिर देखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और कोलंबिया में एप्लीकेशन डालना बंद कर दें। फिर इन मंत्रियों के भी बच्चे वहीं जाके पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में। 91%। इसीलिए कह रहा हूं कि चीजों को समझने की जरूरत थी। यह काम मीडिया करता तो नॉलेज इनइक्वालिटी हमारे समाज में पैदा हो गई। अमीरी, गरीबी, हेल्थ की इनइक्वालिटी तो है, नॉलेज इनइक्वालिटी पैदा हो गई। और उस गैप को भरने के लिए आया व्हाट्सएप और टेलीविजन को लगाकर। जो लोग हम पर भरोसे के साथ देखते थे कि ये लोग हमको बताएगा, अखबारों में चीजों को समझाया जाएगा, वो काम बंद करके आप जाकर देखिए कि पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक विचारधारा का, एक तरह से वो उसको भी उसकी अच्छी चीजें बताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उस विचारधारा में अच्छी चीजें नहीं होंगी। 24 घंटा मुसलमान 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 चलता रहता है। ऐसा क्या हो गया है भाई? चले जाओ उसके घरों में, जाकर दरवाजा खोल के देख लो, देख लो। अगर इतनी नफरत हो गई है तो देख लो जाके कि वो आपका ही है, आपके बगल में बैठता होगा, पढ़ता होगा, देख लो ना। सब मिलके ही तो लड़े थे इस देश के लिए। और कितना किसको कितना डराओगे? इसलिए कि आपके पास टीवी चैनल है। ये आपके देश में हुआ तो इसलिए लगता है कि समझिए कि इस टेलीविजन के खेल को, कि टेलीविजन आपकी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है आपके सामने। कोई मजाक में या फिर किसी भी प्रकार के रिएक्शन में ये बात नहीं बोलता कि आप टीवी देखना छोड़ दें। बहुत सोच समझ के बोलता हूं। और अगर आप देख रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, सवालों को अप्लाई कीजिए, देखिए, सोचिए कि ये क्या दिखा रहा है। फिर आप समझ जाएंगे कि इसका खेल क्या चल रहा है। रात को जो एंकर आ रहा है, जिसको अच्छा खाया पिया, जिम में जाकर, बहुत सारे एंकर फिट भी हैं आजकल, तो उससे पता चलता है कि अपने ही मोहल्ले में नहीं गए होंगे कई साल से घूमने जिम के अलावा, लेकिन फिट है, अच्छी बात है, हेल्थ होना चाहिए। तो वो रात को आके इतनी जहर क्यों फैलाते हो भाई? तुम इतने हेल्दी लग रहे हो, तुम इतने हैंडसम भी लग रहे हो, सब लग रहे हो, तुम इतनी नफरत क्यों फैला रहे हो? क्या कमी रह गई है तुम्हारे में? तो कुछ ये समाज को इस तरह से बदलने की कोशिश की गई टेलीविजन के जरिए, अखबारों के जरिए, और अब कह रहे हैं हमें माध्यम की जरूरत नहीं है। तो चलिए कुछ टीवी पे अब शांति आ जाएगी जब इन्हें जरूरत नहीं होगी। तो फ्यूचर, मुझे नहीं लगता कि हम अंधेरे में हैं। हिंदुस्तान के लोगों की एक फितरत है, कोई ना कोई एक खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। कोई कहीं से लाला लाजपत राय पैदा हो जाएंगे, कहीं से तिलक पैदा हो जाएंगे, कहीं से गोखले चले आएंगे, कहीं से सुब्रमण्यम भारती चले आएंगे, कोई भी चला आएगा कहीं से। आप टीवी की तरफ देश मत देखो, देश की तरफ देश देखो। वहां से लोग, हमारे नौजवान चले आ रहे हैं। और हर बात को चुनाव के रिजल्ट से मत देखो। बहस शुरू नहीं होती कि टीवी वाला सर्वे करने लगता है 50% आर स्टिल विथ हिम। तो हमने कब कहा कि 100% लोग उनके साथ नहीं है? हमारी लड़ाई तो बातों की लड़ाई है ना भाई। 100% हो जाए, हम तो चाहते हैं कि 100% हो जाए। तो इस तरह से चीजें आपको टीवी सर्वे के जरिए और मुहावरों वाले जुमलों के जरिए, जिसमें अंग्रेजी के शब्द होते हैं, मतलब नहीं होता, हिंदी की भी यही बीमारी है, वो इस्तेमाल हो रहा है। मत देखिए इस तरह से। आप देखने लगते हैं अरे बाप 48% डिक्लाइन, 46% अप, पॉपुलैरिटी गो अप या डाउन, नीचे। लगता है नहीं अभी ठीक है 400 सीट आ जाएगा। नहीं, अभी का सवाल वो सवाल नहीं है। अभी का सवाल है कि हम जिन सवालों को लेकर गुजर रहे हैं, जिन आशंकाओं से लेकर गुजर रहे हैं, हमारे अपने ही वतन के लोगों के दिमाग में बैठ गया है, उस सवाल का जवाब देना, उसको दूर करना, जाकर उनको गले लगाने की बात थी। ये बात उन्होंने कश्मीर के लिए भी कही थी
सितंबर के महीने में मंत्रियों को अब भेजा है उन्होंने। अब गए हैं मंत्री कश्मीर, खुद अभी तक नहीं गए हैं। इतना बड़ा फैसला हुआ, और जब नागरिकता संशोधन कानून पास हो रहा था तो खुद भी संसद में नहीं थे। क्यों नहीं थे? और लेकिन देखिए, पर्दे की बात है, मीडिया की बात है, आराम से कह रहे हैं कि संसद ने पास किया है तो उस पर सवाल किया जा रहा है। हां, हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है कि संसद में बहुमत के जोर पर कुछ भी चीजें पास हो सकती हैं, और उसकी न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है। कानून आपके बनाए हुए, सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कानून और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट वापस लेता है। SC/ST एक्ट में हुआ था कि नहीं हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तो संसद ने कानून बनाया, जब संसद ने कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया। ये तो होता है लोकतंत्र में। तो फैसले पे सवाल उठाना, आप देश की संसदीय प्रणाली पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए आपके भीतर की जो अच्छाई थी वो प्रधानमंत्री को बाहर लाना था। आपको समझना है कि वो आपको क्या एजुकेट कर रहे हैं, किस रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। आप तो उन्हें सही रास्ते पे ले जा रहे हो, जहां वो जाना चाहते हैं, 2+1 लोग जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां आप हमेशा के लिए उनको पहुंचाए रखना चाहते हो। लेकिन वो आपके बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं? जिस यूपी में 10 लाख बच्चे पिछले साल हिंदी में फेल हो गए, और इस बार निबंध की परीक्षा लेकर परीक्षा में पास हुए बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के लिए बुलाया गया था, और उन्हें असफलता का लेक्चर दिया जा रहा था। असफलता से घबराना नहीं है भाई, वो तो पास करके आया, वो क्यों घबराएगा? जो पास नहीं हुआ था उसको लाके बोलना था ना, तब लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े हैं, अच्छी बात करें। बच्चों, घबराना नहीं, तुम इस परीक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन हम हैं तुम्हारे पास। 2 स्टेडियम रखते, आधा घंटा यहां बोलते, आधा घंटा वहां बोलते, ये भी हो सकता था। तो आप 91% कॉलेज की बात नहीं करते थे, लेकिन वो एक इमेज बनाते हैं, जैसे लगेगा कि ये इतनी बड़ी समस्या है, छोड़ो हटाओ। रैंकिंग की बात करते हैं, 10 इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बना देते हैं, उसमें भी एक उद्योगपति साहब की कोई कागज पे ही रह गई है तो उनको नंबर 1 बना देते हैं। ये हुआ ना? मैं कोई गलत बोल रहा हूं? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है कि इन सब के बाद भी मैं ये कहता हूं कि इस देश का भविष्य, इस देश के लोकतंत्र पे, हाँ, हमारी संस्थाएं बहुत निराश करने वाली हैं। चाहे वो मेडिकल की संस्थाएं हो, पुलिस की संस्थाएं हो, कोर्ट की संस्थाएं हो, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका किरदार ऊंचा नहीं है। कुर्सी ऊंची है, किरदार ऊंचा नहीं है। आप नागरिक बनाएंगे तो उस पर बैठने वाले का किरदार ऊंचा होगा, उसका इकबाल ऊंचा होगा, तब फिर आप किसी से नहीं डरेंगे, तब फिर आप किसी से नहीं डरेंगे। बनाया है, दुनिया के कई देशों में ऐसी संस्थाएं बनी हैं, हमारे देश में भी संस्थाओं ने ऐसा समय समय पर किया है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए। वो बनाने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई सरकार बदल के नहीं लड़ी जाएगी, वो लड़ाई लोगों को नागरिक बनाकर लड़ी जाएगी। जब आप नागरिक बनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी बेहतर हो जाएगा, कोर्ट के फैसले भी बेहतर हो जाएंगे, और फिर पुलिस किसी का कपड़ा देख के घर में जाकर गोली नहीं मारेगी, नहीं मार सकती है। तो आप नागरिक बनिए, देखिए चीजें बदल जाएंगी। जहां है उनको बदलने की बात ही मत कीजिए। 400 सीट आए या 500 सीट आए, वो आपका लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है और कोई बुरा आ जाए, तब क्या करेंगे आप? इसलिए लोगों को बदलने की, लोगों को नागरिक बनाने की लड़ाई लड़िए। मुझे लगता है कि इसके संकेत अच्छे मिल रहे हैं। इसका कोई राजनीतिक परिणाम के रूप में मैं देखता भी नहीं, पर मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक परिणाम इसका अच्छा है। लोकतांत्रिक परिणाम ये आया है कि जिस डर को बनाने के लिए इतना इन्वेस्ट किया गया था, वो इन्वेस्टमेंट बाकी इकोनॉमी की हालत की तरह गायब हो गया है। हाँ, अभी शाहीन बाग से एक फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। अच्छा। आप देख नहीं सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, और अब एक ही शाहीन बाग नहीं है, 60-70 शाहीन बाग हो गए हैं। और मुझे आपकी तालियां ही आपकी उम्मीद हैं, इसलिए ये मत देखिएगा कि सरकार में कौन है, ये देखिए कि आपके मोहल्ले में नागरिक कौन है।
आप उस रास्ते पर चलिए, और जिस किसी को भी लगता है कि उसे एक दिन इस मुल्क से निकाला जाएगा, उसकी पहचान पूछी जा रही है, बस उसे गले लगा लीजिए। करो तुमको जो जैसी इबादत करनी है, करो तुमको जैसी बातें करनी है, हम सब एक हैं, नहीं बंटने दीजिए। इसीलिए देखिए कि जब पुरुषों से नहीं हुआ, उनको पता नहीं था कि इस मीडिया से कैसे लड़ें। इस मीडिया ने सबसे पहले, नीलांजना जी, जब सरकार आई तो मीडिया ने एक बैरिकेड बनाया जनता और सरकार के बीच में। जैसे ही जब भी आप जनता बन के आप सरकार की तरफ आते हैं, सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है, जब किसान आए लाखों की संख्या में दिल्ली, तब भी यह मीडिया बैरिकेड बन गया। नहीं गया किसानों के लिए भी, वो किसान हिंदू थे, वो हिंदू किसान थे, उनके लिए नहीं गया। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है। वो किसी का नहीं होता है। जब नौजवान सड़क पर उतरे उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए, बिहार में, राजस्थान में, मीडिया नहीं गया। उसमें ज्यादातर हिंदू थे, उनके लिए भी नहीं गया। और टीवी पे बैठ के वो हिंदुत्व का चैंपियन बना फिरता है, जिसका काम था सरकार को जवाबदेही पे घेरना। तो वो बैरिकेड बनाया गया और डराया गया लोगों को कि जब टीवी डरा सकता है तो डराने के लिए 4 लोग चुने गए। हर चीज में रवीश कुमार कहां है, हर चीज में। अब वो कहां है, अब इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कमाल है साहब, आप मेरी इतनी पूछ रहे हो, मैंने तो पूछना भी छोड़ दिया कि मुझे इंटरव्यू कब देंगे। हर चीज में वो ट्विटर पे चालू हो जाता है तो 1500 लोग आ जाते हैं और ट्रेंड कराते हैं। लेकिन जब लोगों ने अपनी नौकरी के सवाल को ट्विटर पे, बहुत अच्छी चीजें, अच्छे सवालों को लेकर ट्रेंड हुई, उसमें आपके ही बच्चों को नौकरियां मिलती, उसको मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाहीन बाग में एक उसको ले आया है, रोज कोई जाता है पूछने 500 रुपया यहां पर है, कोई कह रहा है 500 लेके यहां पे आ रहे हैं। भाई ये सवाल उनकी रैलियों में पूछ लीजिए जहां 1500 रुपए में लेके लोग जाते हैं, पूछिए ना। इसी राजस्थान में कौन सा कानून आने वाला था, आपको मैं याद दिला देता हूं। इस राजस्थान में कानून आते आते रह गया, आ गया था उसका ड्राफ्ट, कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, पोस्ट पे है या रिटायर कर गया, जज भी, तमाम तरह का, इनके खिलाफ अगर एफआईआर हो जाए करप्शन के केस में, तो जर्नलिस्ट उसकी खबर लिखने से पहले सरकार से अनुमति लेगा। ये इनके विचार हैं। और जब सवाल हम पूछते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं 1975 में आपातकाल आया था। मुझे मालूम है कि आपातकाल आया था, और आपातकाल हम अभी भी देख रहे हैं। हमारी गर्दन सिर्फ पीछे नहीं मुड़ी रहती है, हमारी कार में सिर्फ रिवर्स गियर नहीं है, फर्स्ट गियर भी है, चला के सामने देखना होता है हमें। तो ये सारी इसी राजस्थान में कानून आया था। तो आपको लगता है कि ये पार्टियों के बदलने से खत्म हो जाएगा? नहीं, ये पावर का कैरेक्टर हो गया है हिंदुस्तान में, जनता को हाँकने का। इसीलिए नागरिक आप अपने लिए बनिए, देश के लिए बनिए। कांग्रेस के फायदे के लिए, बीजेपी के नुकसान के लिए आप नागरिक मत बनो। हमें उनके लिए नहीं बदलना है, हमें अपने लिए बदलना है। हम बदलेंगे तो हमारे बीच में कोई बगल में बैठा हुआ ये नहीं डरेगा, कोई मुसलमान या कोई हिंदू, कि हमारा हमसे कागज और कपड़ा मांगा गया। आप उनके फायदे के लिए, ये देखिए तस्वीर शाहीन बाग में। मैं तो कह रहा हूं यहां छोड़िए, जाइए वहां 500-500 बट रहे होंगे, ले लीजिए, मंदी का टाइम है। हाँ, मंदी का टाइम है, और आप देखिए कि कितने लोग आए हैं। ये औरतों ने हासिल किया। इसीलिए जब लोगों को बोलना नहीं आएगा, जब उन मौलानाओं ने टीवी पर जाकर उनकी मदद की, खराब भाषा बोली, ऐसी भाषा बोली कि लोग भड़क जाएं, और उनकी मदद की, वो मदद कर रहे थे उनकी, इसलिए गए। जो समझदार थे वो नहीं गए टेलीविजन में, जो नहीं जा रहे थे उनको पकड़ के लाया गया। नए नए प्रकार के मौलाना लाए गए, जिनको लोग पहचान नहीं रहता कौन है ये, रोज 5 बजे टीवी पे बैठा हुआ है, उल्टा सीधा उनके हिसाब से बोल रहा है, और वो खड़ा करके इस तरह का डिबेट लगाया गया। और आप सुनिए, मुसलमान ऐसे ही होते हैं, हिंदू ऐसे ही होते हैं। बंद कीजिए सर,
किस कौम में, किस प्रदेश के लोग एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, चुटकुलों में, लतीफों में? कहने दीजिए, उसको पॉलिटिक्स में सोच का हिस्सा मत बनाइए। हंस लीजिए, कोई लतीफा है तो कोई हंस लीजिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि शाहीन बाग की औरतों ने किस तरह से इस सिटीजनशिप के स्पेस को रीडिफाइन किया है। अब वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, वो अब एक आदमी बन गया है। अब लोग टीवी पर शाहीन बाग क्यों नहीं बोलता है, तो शाहीन बाग माफी भी मांगता है, हाँ जी हमारे यहाँ गलती हुई, आपके साथ धक्का मुक्की हुई। अब शाहीन बाग कश्मीरी पंडितों पे क्यों चुप है, तो शाहीन बाग कहता है कि हम इन सॉलिडेरिटी विद कश्मीरी पंडित भी खड़े हैं। अब सारे चीज प्रधानमंत्री से नहीं पूछे जा रहे हैं, शाहीन बाग से पूछे जा रहे हैं। ये होता है नागरिक की ताकत। अब जल्दी ही शाहीन बाग से पूछे जाएंगे कि देश की इकोनॉमी की हालत क्यों खराब है, तो मंच की दादियां कहेंगी जी हम चिंतित हैं, हम चिंतित हैं। तो उन्होंने एक स्पेस बनाया, हम मर्दों ने और पिताओं ने। मैं हमेशा कॉलेज में जाता हूं तो कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, कि अपने अपने पिताओं को घर में चेक करो कि वो 20-20 साल से एक किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पर एक्सपर्ट बनकर ड्राइंग रूम में भाषण दे रहे हैं। और आप जेएलएफ में आए हो, उनके लिए किताबें ले जाओ अपने डैडियों के लिए। तो इस पिताओं की वैरायटी ने इस देश के लोकतंत्र को बहुत खराब किया। इसीलिए माताओं की नई वैरायटी आई है। उनको आने दीजिए आगे, अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। कम से कम उनके हाथ में लाठी और बंदूक नहीं आने वाली है, वो गालियां नहीं देंगी आपको। आप उनसे धक्का खा के गिर जाएंगे तो उठा के बिठा ही लेंगे कि चोट लग गया बेटा, बेटा मेरा आ जाओ, बैठ जाओ। तो कहानियां ढूंढी जा रही हैं। अब शाहीन बाग से सारी नाइंसाफियों की बात शाहीन बाग से पूछी जाएगी, और शाहीन बाग बोल रहा है। ये होता है पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी। देखिए कितनी बड़ी है। आप प्राइम मिनिस्टर से पूछो, किसी सवाल का जवाब नहीं आएगा, मैंने तो पूछना छोड़ दिया। लेकिन शाहीन बाग से पूछो, जवाब आ जाता है, आता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि शाहीन बाग कोई मोहल्ला नहीं है, वहां बैठने वालों का कोई कपड़ा नहीं है, मजहब नहीं है। शाहीन बाग आप हैं, आप हैं। इन औरतों ने, जिनके पास अपनी जिंदगी से वक्त नहीं था कि देश के बारे में सोचें, कितना सुंदर हुआ कि इतनी औरतें देश के लिए सोचने के लिए आ गई। वो इसलिए आई कि डराया आपको भी था, मेजॉरिटी को भी। सबसे पहले जो उनके सपोर्टर व्यापारी है वो कहते हैं आप बोल दो जी, हम नहीं बोलेंगे, जीएसटी के कारण बर्बाद हो गए। बताइए, हम क्या आप खुद ही उनको बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम क्यों बोले भाई, अब मुझे भी डर लगता होगा। नहीं नहीं, आप बोल दो, हमारा नाम मत लेना। तो डरिए नहीं, उनसे प्यार कीजिए, उनको चाहिए प्यार बेसिकली, वो कह नहीं पा रहे हैं। मुझसे अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते तो मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, गले मिलकर आ जाता। मैं क्या कह रहा था कि हैव फन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, गिव अस ए स्माइल, गिव अस ए स्माइल, हंसिए थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा आपको। हम हंसते हुए भी देखना चाहते हैं, हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई, आप खुश भी रहिए। जब भी आप अमित शाह को बोलते देखिए गुस्से में बोल रहे हैं, क्यों गुस्से में बोल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है गुस्से में बोलने की। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप चीफ हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, बन जाइए। आप ऐसे तो बन नहीं सकते थे, तो बन जाइए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे हिस्टोरियन को बुला के सैटरडे को कमरे में बंद करके लेक्चर दीजिए, आप जो भी देना है कीजिए। लेकिन मैं बाहर अब आपको खुश देखना चाहता हूं, मैं आपको खुश देखना चाहता हूं, आप दोनों को। तो इसलिए हम, मुझे मालूम है कि समय जा रहा है, तो इसीलिए हम क्रोनोलॉजी की बात तो नहीं करेंगे, पर अच्छा है। तो मैं जा रहा हूं, आप सब आए, बहुत दूर दूर से बहुत लोग आए होंगे, इतना प्यार आप लोगों से मिलता है, बहुत अच्छी बात है। पर ये प्यार मैं अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा, आपको ही आपका खजाना लौटा रहा हूं कि आप इस प्यार को वैसे किसी को दे आइएगा जो सड़क पर खड़ा होकर अकेला बोल रहा होगा। आप अपने प्यार को उनके यहां दे आइए, उससे गले मिलाइएगा जो इस देश के लिए बोल रहा होगा। और डरना छोड़ दीजिए। आप में से बहुतों के पिताजी आईपीएस होंगे, उनसे घर में जाकर पूछिए
कि आप संविधान का काम करते हो या गुलामी का काम करते हो। लेकिन रवीश कुमार ने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया जिसमें कहा जा रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए आराम चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि अब 10 लगातार काम करता रहूं। अब रवीश कुमार ने यह भी कहा था कि मैं 20 तारीख के बाद लगातार फिर से वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं पहले बनाया जा रहा था। लेकिन झूठी खबरें इतनी फैलाई जा रही रवीश कुमार के बारे में और ध्रुव राठी के बारे में कि ये हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है, क्योंकि इनका फंडिंग ज़्यादा हो गया। सीबीआई ईडी की रेड पड़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, अब इनका कुछ चलेगा नहीं। तो अब ये दोनों विदेश भाग गए कि सीबीआई और ईडी के डर से, क्योंकि रवीश कुमार ने ये वीडियो चलाया था खूब ईडी और सीबीआई के बारे में और नरेंद्र मोदी के विरोध में ये वीडियो चलाया था। शायद ध्रुव राठी भी हो और कोई भी सोशल मीडिया पत्रकार हो, सब ने इस तरह से वीडियो चलाया था डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। लेकिन उनका सफल कहीं हद तक सफल रहा। लेकिन ये अब बिल्कुल झूठ है कि वो दोनों यूट्यूब छोड़ के भाग गए, बिल्कुल नहीं है। रवीश कुमार कुछ दिनों के लिए आराम करने गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट चाहिए, क्योंकि मेरी टीम भी पीछे है, वो भी ये चाहती है कि कई महीनों से लगातार हम काम कर रहे हैं, उनको भी छुट्टी नहीं मिली, तो हम सब अब छुट्टी पर है 10 दिन के लिए। तो ऐसा शॉर्ट्स वीडियो में कहा गया है, लेकिन शॉर्ट्स का कुछ पार्ट कट करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते ही दोनों पत्रकार देश छोड़ के भाग गए, यानी कि करोड़ों रुपए पार्टियों से कमा लिए, कांग्रेस से कमा लिए और यूट्यूब चैनलों से कमा लिए और फर्जी के इतने मिलियन सब्सक्राइबर बना दिए। अब अंधभक्तों की तो ये अब निगाहें उनके ऊपर पड़ेगी कि इतने व्यूज़ हो गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो कैसे ये हो सकता है मुमकिन।